अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। एक 2 मिनट वेट करते हैं सबका। चलें, आई डोंट थिंक कि बाकी किसी का आज प्लान है आने का क्लास के लिए। हम लोग स्टार्ट लेते हैं। कल हम लोगों ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी देखी थी, इसके अलावा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखी थी। और सना आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसने हाइजीन फैक्टर्स में लिखे हैं सुपरविजन, कंपनी पॉलिसी, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, तो क्या ये अच्छे हों तो एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होंगे, या जस्ट ये बुरे हों तो एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे? क्या इनका बेहतर होना एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करता? ये आपका क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना सना? यस सर, ये क्वेश्चन था बेटा देखा जाए लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरिस्ट हर्जबर्ग कहता है कि अगर सुपरवाइजर के साथ रिलेशन खराब है, अगर कंपनी पॉलिसीज ऐसी हैं जो आपको ग्रीव करती हैं, अगर आपकी सैलरी कम है, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, तो आप डिससेटिस्फाई हो सकते हो अपनी जॉब से। अगर ये सब अच्छा है, ठीक है, तो उससे आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट होगी, आपकी डिससेटिस्फैक्शन खत्म होगी। हर्जबर्ग के मुताबिक ये सब अच्छे हों तो ये सब चीजें फैक्टर्स अच्छे हों तो ये मोटिवेशन कॉज नहीं करते, बल्कि डीमोटिवेशन को एलिमिनेट करते हैं, जस्ट बस। ठीक, तो हमने एज पर द थियरिस्ट जाना है कि चलो जी रिलेशनशिप सुपरवाइजर के साथ अच्छा है, ठीक है, मैं डिससेटिस्फाइड नहीं होती जॉब से, साथ रिकॉग्निशन भी मिलती है, रिकॉग्निशन मुझे मोटिवेट करेगी। उसके मुताबिक डीमोटिवेशन से न्यूट्रल आने के लिए इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ता है, और इनके कंट्रोल करने से जस्ट न्यूट्रल स्टेट पे आता है एम्प्लॉय। फिर आगे बूस्ट करना है उसे, तो मोटिवेटर फैक्टर्स जो उसने वहां पे बयान किए हैं उनको आगे लेके चलना पड़ता है। और किसी थ्योरी में से कोई सवाल, एक्सपेक्टेंसी में किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, चलें फिर बेटा आगे मूव करते हैं। बहुत शुक्रिया। देख हाँ जी, आगे चलते हैं फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है, मैक्लेलन की मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थ्योरी है, तो उसको देखते हैं।
McClelland's motivational needs theory. बेटा हम लोगों ने जब मोटिवेशन की बात स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि हर पर्सन की नीड्स डिफरेंट होती हैं इन ऑर्डर टू बी मोटिवेटेड। हम लोगों ने इस चीज का स्टार्ट लिया मैस्लो की नीड्स थ्योरी से, हायरार्की ऑफ नीड्स से। अब बेटा जो मैक्लेलैंड की थ्योरी है इसमें जो फैक्टर्स ये जो नीड्स इसने जिक्र किया है वो तकरीबन सारी की सारी साइकोलॉजिकल है। इसने कहा कि लोग तीन किस्म के होते हैं बेटा, लोगों की तीन किस्म की नीड्स हो सकती हैं, तीनों में से कोई एक इन ऑर्डर टू गेट मोटिवेटेड। या तो नीड फॉर अचीवमेंट, या नीड फॉर एफिलिएशन, या फिर नीड फॉर अथॉरिटी एंड पावर। मैक्लेलैंड के मुताबिक ये तीन किस्म की नीड्स लोगों में पाई जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंस ऑफ अचीवमेंट से मोटिवेट होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेंस ऑफ एफिलिएशन से मोटिवेट होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नीड फॉर जिनमें नीड फॉर अथॉरिटी होती है, उनको अथॉरिटी और पावर मिलती है तो वो उससे मोटिवेट होते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट पर्संस की ग्रुप को उसने NACH का नाम दिया, इसको NAFF का नाम दिया और इनको N पावर का नाम दिया, पावर। ये तीन ग्रुप उसने डिफाइन किए। फिर उसने बताया बेटा कि नीड फॉर अचीवमेंट में जो लोग ऐसे लोग जिनकी नीड अचीवमेंट की होती है इन ऑर्डर टू गेट मोटिवेटेड, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे लोग जो एफिलिएशन से मोटिवेट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ऐसे लोग जो पावर से मोटिवेट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसने नीड्स को डिफाइन करके फिर इन नीड्स की बेस पे पर्संस की क्वालिटीज बताएं। नीड फॉर अचीवमेंट, गोल्स की अचीवमेंट, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि गोल्स की अचीवमेंट उन्हें मोटिवेट करती है। गोल्स की अचीवमेंट, गोल सेट करते हैं वो अपने लिए रियलिस्टिक किस्म के, अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक गोल्स हों। उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक ड्राइव पैदा होती है कि हमने ये चीज अचीव करनी है। आप लोगों में स्टूडेंट्स में मोस्टली जो स्टूडेंट बहुत देर से पढ़ना चाहता है उसमें नीड फॉर अचीवमेंट होती है कि यार मैंने 2 साल के अंदर कैफ कंप्लीट करना है। क्या मिलेगा उससे? मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। रियलिस्टिक गोल अपने लिए सेट करते हैं, चैलेंजिंग गोल होता है। अब मैं गोल ऐसा सेट कर लूं कि यार जिंदगी में कभी ना सीए कंप्लीट कर ले। मैंने ऐसा गोल सेट किया क्योंकि बहुत इजी है, इजी किस लिहाज से कि मैं कोई टाइमलाइन नहीं बता रहा, कोई टाइम लिमिट नहीं रख रहा कि मैंने कब तक अचीव करना है। जब एक प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा वो गोल मुझ पे तो क्या वो मुझे मोटिवेट करेगा? नहीं, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहूंगा, अगली अटेम्प्ट से मुझे कौन सी जरूरत है। अगर मैं अपने लिए चैलेंजिंग और रियलिस्टिक गोल रखता हूँ उस गोल की अचीवमेंट के लिए काम करता रहूंगा, वही मेरे लिए मोटिवेटर होगा।
बार बार अपने आप को खुद भी और दूसरों से फीडबैक भी ऐसे लोग डिमांड करते रहते हैं, सीख करते रहते हैं, जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट हो। जो स्टूडेंट अचीव करना चाहता है ये स्टेटस के हाँ जी मैंने सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट स्टूडेंट बनना है क्लास का, वो लेक्चर जाकर रिवाइज भी करता है और फिर उस पर क्वेश्चन भी पूछता है और बार बार सर मैं सही जा रहा हूँ, सर क्या मेरी ऐसी तैयारी से मैं ये सारा कुछ जो अचीव करना चाहता हूँ अचीव कर लूंगा। और क्या ड्राइव कर रहा है उसे, उसकी एफर्ट्स को विद परसिस्टेंस कौन सी चीज लेके चल रही है, उसकी इंटरनल नीड फॉर अचीवमेंट, मैंने अचीवमेंट करनी है। उससे क्या मिलेगा? सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अगर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट क्या है, अगर मैं मैस्लो से जाके इसे रिलेट कर दूं तो मैस्लो ने क्या किया था, सेंस ऑफ अचीवमेंट को एस्टीम नीड्स में और एक्चुअलाइजेशन नीड्स में डिफ्यूज कर देता है। कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए गोल सेटिंग मोटिवेट करती है। ये गोल सेटिंग पे हमारी मैक्लेलन के बाद एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट शुरू हो जाएगा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कैसे मोटिवेट करते हैं। उसकी बेस पे हमने एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। फिर कुछ लोगों में होती है नीड फॉर एफिलिएशन। They seek good relationships with others. Relationship focus. इन्हें फ्रेंडली रिलेशनशिप्स चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए लोगों के साथ। ये ऐसे लोग हैं जो सीख करते हैं रिस्पेक्ट को, जिन्हें रिस्पेक्ट किया जाता हो उनके सर्कल में, दे आर वेल लाइक्ड। Of the need for being liked and the need for being respected and the need for being in healthy relationships with colleagues and with the supervisor and within the organization and outside the organization. These persons are driven by this desire. ये need. कुछ लोग होते हैं बेटा जिनमें नीड फॉर पावर, फिर मैक्लेलन ने कहा they love to lead, अथॉरिटी सीख करते हैं कि उनके पास अथॉरिटी हो, पावर हो, एक लीडिंग स्टेटस हो, लीडिंग स्टेटस। कंपेटिटिव लोग होते हैं बेटा, ये कंपेटिटिव कि उनकी बात मानी जाए, उनकी बात एक्सेप्ट की जाए, कंपेटिटिव नेचर। They want to be on top of the others. They want to be in the front desk, in the front row, in the front seat. They want to be dominant. और वो डोमिनेंस अचीव करने की जो पावर बेटा, जो डिजायर है, that leads to their motivation according to मैक्लेलन। फिर बेटा मैक्लेलन ने क्या किया, इन टीम नीड्स को डिफाइन करके, इन टीम नीड्स के पर्संस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करके, फिर उसने बताया कि इनमें से कौन सा पर्सन अच्छा लीडर हो सकता है, कौन सा पर्सन अच्छा लीडर नहीं होगा। वो कहता है ऐसे लोग जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट होगी, गोल्स को अचीव करने का की ड्राइव होगी, वो बेस्ट लीडर्स हैं। बेस्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैक्लेलन ने कहा, बेस्ट लीडर्स। क्यों? क्योंकि बेटा गोल्स, इन लोगों की गोल सेटिंग में अगर थोड़ा सा हमारा मैनेजरियल एक्सपर्टीज शामिल हो जाए, इनके पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम सिंक्रोनाइज कर दें, इन्हें अपना गोल की अचीवमेंट जब ये करने के लिए भागें तो उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो
होते जाएं। तो एज अ बिजनेस पर्सन मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मेरे पास एक ऐसा लीडर है जिसको टास्क कंप्लीट और अच्छे वे में करने की आदत है और उसी से वो खुश होता है, तो वो तो हर टास्क एंथुसियास्टिक वे में करेगा, लोगों से कराएगा। मैक्लेलन कहते हैं ये लोग बेस्ट लीडर्स हैं, बेस्ट लीडर्स। लेकिन एक ड्रॉबैक भी बताता है। मैं एक एंथुसियास्टिक पर्सन, फॉर एग्जांपल तायरान रियलिस्टिक सी बात करूं, मैं एक एंथुसियास्टिक पर्सन हूं, फॉर एग्जांपल एट द जॉब आई वांट things to be done in a perfect way, I want to do things in a perfect way and get satisfaction from that. अब जब पर्सन नीड फॉर अचीवमेंट होती ना बेटा, ये क्योंकि हम थोड़ा सा अगर जनरलाइज करके से देखें तो ये नीड फॉर अचीवमेंट टास्क बिहेवियर है, टास्क फोकस होता है। जब टास्क फोकस होता है तो क्या दैट पर्सन ट्राइज टू पुश अदर्स विद देम, वो खुद साथ अगर पार्टिसिपेटिव वे में भी काम कर रहा है तो उसका पेस, उसकी ड्राइव, उसकी मोटिवेशन क्योंकि अचीवमेंट से है तो वो तो लोगों को पुश किए रखेगा। जरूरी नहीं है कि हर पर्सन सेंस ऑफ अचीवमेंट से मोटिवेट हो रहा हो, उसके सबऑर्डिनेट्स अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट से मोटिवेट नहीं हो रहे तो इसका काम उनके लिए, इसकी नेचर उनके लिए बर्डनसम हो जाएगी। कुछ मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि हर काम परफेक्ट वे में करना, देखो ये देखो मैंने अचीव कर लिया, अपनी टीम से अचीव करा लिया, वो अपनी टीम से वो काम अचीव कराने के चक्कर में टीम को रगड़ के रख देते हैं। और क्या होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेटेड या बर्डनड या एग्जॉस्ट हुए रहते हैं। कहता है बेटा कि जिन लोगों में नीड फॉर एफिलिएशन है वो पुअर लीडर्स हैं, पुअर लीडर्स। ये भी मैक्लेलन ने क्लेम किया कि ये पुअर लीडर्स हैं। इनमें पीपल बिहेवियर है बेटा, उसको मैक्लेलन पुअर लीडर कहता है। क्यों बेटा? क्योंकि जो पर्सन पीपल फोकस्ड होता है, कहता है लीडर जो टोटली पीपल फोकस्ड होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में जो कभी कभी सख्त डिसीजंस लेने पड़ते हैं उनको लेने से कतराएगा। He wants to be liked. Sometimes you have to take decisions that make us the most hated person in the organization. करना पड़ता है क्योंकि टास्क भी तो लेके चलना है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जा सकती। मैनेजर से छुट्टी मांगनी पड़ जाए, बार बार छुट्टी मांगनी पड़ जाए तो मैनेजर एक दिन रिप्लाई करना ही छोड़ देता है। क्यों? बिकॉज he can't compromise the task on the cost of relationship, or he can't compromise the task for the relationship with you. मैनेजमेंट को इन दोनों के, लीडरशिप को इन दोनों के, हमने कहा था बैलेंस का नाम है कि हमने पीपल, लोगों को भी साथ लेके चलना है, हमने टास्क को भी साथ लेके चलना है। जिन लोगों में नीड फॉर एफिलिएशन होती है उनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चाहते हैं कि आप लोग मुझसे नफरत न करें, तो हर इंसान को खुश करने वाले कपल का तो वही हाल होता है, पहले गधे पे दोनों सवार हुए, फिर गधे को उठा के ऐसे चलने लग गए, लोगों ने इतनी बातें। Sometimes you have to take unpopular decisions, and a person who has need for affiliation can't take those decisions. बेटा जिन लोगों में नीड फॉर पावर है, इसको भी इसने कह दिया मैक्लेलन ने कि ये भी पुअर लीडर्स। ये टोटली टास्क ओरिएंटेड है, डिक्टेटर्स हैं।
अगर ऐसा पर्सन लीडर हम बना देते हैं जो अथॉरिटी एंजॉय करता है, who loves to lead, who is competitive and who wants to be on top and who wants that his decisions or his opinions are to be accepted, only and only his opinions are to be accepted. ऐसा पर्सन फिर क्या बन जाता है बेटा, वबाले जाम बन जाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि इसमें पीपल स्किल्स नहीं होती. दिस पर्सन लैक्स पीपल स्किल्स. मैक्लेलन के मुताबिक बेटा बेस्ट लीडर वो है जिनमें नीड फॉर अचीवमेंट है, एंथुसियास्टिक होंगे, काम करेंगे, दूसरों से काम कराएंगे. बस उनमें फ्लॉ क्या है कि जिस तरह वो खुद हर टाइम पंप या हाइप हुए होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, वो समझते हैं कि बाकी लोग भी हाइप हैं, दे डिमांड टू मच फ्रॉम दैट पर्सन. नीड फॉर एफिलिएशन को उसने रिजेक्ट कर दिया ऐसे पर्सन को लीडर बनाने से. क्यों? क्योंकि वो जस्ट पीपल्स पर्सन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन मैन नहीं होगा. और बेटा नीड फॉर अथॉरिटी वाले को भी उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये जस्ट एक डिक्टेटर होगा, एक पीपल स्किल्स महरूम लीडर. अच्छा, जिनमें वो मैक्लेलन ने बताया बेटा कि जिन लोगों को नीड फॉर अचीवमेंट है, इन लोगों को मैंने पहले भी आपको कहा कि बार बार फीडबैक चाहिए होता है अपनी एफर्ट का, अचीवमेंट्स का. अचीवमेंट से एक तो वो इंटरनली सेटिस्फाई होता है, दूसरा है जो फीडबैक चाहिए होता है वो किसी भी सूरत में हो सकता है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की सूरत में. रिकॉग्निशन वगैरह भी इन्हें फीडबैक के तौर पे चाहिए होती है, इनको बोनस वगैरह भी, इंक्रीमेंट वगैरह भी, तो सैलरी वगैरह भी, इनको जो रिवॉर्ड्स हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों मोटिवेट करते हैं. ये पॉइंट साथ मेंशन कर दीजिएगा कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स कैन बी यूज्ड एज फीडबैक फॉर एन अचीवमेंट पर्सन. इससे रिलेटेड देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है बेटा, दो एग्जांपल पेज 166 पे, इनको देखते हैं. फिर आज टाइम है हमारे पास, हम थोड़ा सा कंटेम्परेरी सीरीज की तरफ आएंगे. पेज 166 पे एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड्स मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन significantly influence the behavior of an individual, which is useful to understand from a managerial context. ठीक है. Briefly discuss the characteristics of individuals who are motivated by each of the above three needs suggested by McClellan. Also mention under which dominant need a person would most likely be a good leader. Good leader तो हमने यहाँ पे सामने कह दिया बेटा कि need for achievement वाले. थियरेटिकल क्वेश्चन है, नीड फॉर अचीवमेंट पर्सन की इसने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी नहीं है. अचीवमेंट चाहिए होती है, एडवांसमेंट चाहिए होती है, फीडबैक चाहिए होता है उससे. फीडबैक आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड दोनों की फॉर्म में हो सकता है. अच्छा लीडर बनता है. फिर नीड फॉर पावर में आपने कहा कि क्या कहना है कि दैट पर्सन इज कॉम्पिटिटिव, ही लाइक्स टू लीड, ही लव्स टू बी अथॉरिटी, or he wants his ideas to be accepted. फिर need for affiliation person, बेटा वही good team player और he wants to be liked and respected. जो एग्जाम्पल गिवन है वो देखें बेटा. MAG Electric Company is a power generation and distribution company which was established 50 years ago. A recent study by an HR management consultant reveals that Chief Financial Officer is driven by a high need of power and influence.
His priority is status and prestige. Chief Information Officer seeks friendly relationships and wants to please everybody. Head of Human Resource seeks situations in which he can attain personal responsibility for finding solutions to problems. He wants his efforts to be recognized and appreciated. मतलब need for achievement है. The needs of the above individuals according to McClellan motivational theory and how these needs affect their role in the organization have been described below. CFO need for power है उसमें, control चाहिए उसे, influence चाहिए. अच्छा जी, he will also, CFO will always want to control and influence others. Mostly these type of employees are poor leaders. However, they are determined individuals with strong work ethics and committed to their organization and its goals. Can do well with goal-oriented project or task. He can also be effective in negotiations or in situations where require convincing the other parties. फिर बेटा CFO जो हमारे पास CIO एफिलिएशन पर्सन है, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है. तो बेसिकली इस टॉपिक में हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है. बस सिनेरियो भी उसने डेवलप किया, तो क्या डेवलप किया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं और कहा कि हाँ जी इनमें कौन कौन सी नीड है, तो आप उस नीड की कैरेक्टरिस्टिक्स इसी में से निकाल के लिखते हैं. मुफ्त के 6 नंबर पे. आगे चलें. आगे चलें. जैन, हमजा, इब्राहिम, वही बात है यार जो आप कहते हो कि सर सो रहे हैं. बस सर क्या करें, वो हम रात को पढ़ते हैं तो बस दिन में फिर नहीं आती. अब बेटा हम थोड़ा कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे आते हैं और देखते हैं कि अब क्या क्या मोटिवेशनल सीरीज हमारे सामने आती हैं. हमने अर्ली टाइम्स की थ्योरी स्लो देखी, हमने फिर प्रोसेस सीरीज देखी बेटा 3 एक. अब हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे आते हैं कि कैसे मोटिवेट करके मैनेज किया जाता है. बेटा कंटेम्प्रेरी आइडियाज है. इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. क्या आप ऑब्जेक्टिव सेट करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं. पीटर ड्रकर का ये आइडिया. अब ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, मिशन क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के लिए पहले हम बैकग्राउंड बेटा पीटर ड्रकर की थ्योरी के लिए डेवलप करते हैं और फिर उसे डिस्कस करेंगे. बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हमने कहा था कि मेन पर्पस होता है. उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि उसी पर्पस की बेस पे उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को डील करना होता है, मैनेज करना. ये पर्पसेस उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं बेटा, जिनको एक खास तरतीब में देखा जाता है. उस तरतीब को हम हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स कहते हैं. आपको मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते हुए भी कहा था बेटा सबसे ऊपर मिशन होता है, मिशन के बाद गोल्स आते हैं,
गोल्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद बेटा हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है हमारे पास, फिर टेक्निकल होती है, और आखिरी कौन सा लेवल था डे टू डे वाला? सर ऑपरेशनल प्लान्स एंड ऑपरेशनल बेटा इस तरतीब को हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड होगी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको मेंटेन किया जाता रहेगा, तो आप गोल सेटिंग के थ्रू अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर दोगे। मिशन एक्सप्लेन करते हैं बार मिशन ये क्या है? ये पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन। जो काम वो कर रही है, जो वो जिस काम के लिए बनाई गई है, सोसाइटी को कैसे सर्व कर रही है मिशन पे। ये हम नहीं कह सकते कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर मिशन हम ये रखते हैं कि इसका मिशन है हमारा प्रॉफिट अर्न करना, नहीं, सोसाइटी को कैसे सर्व कर रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी। जब आप अपना बिजनेस रजिस्टर कराने लगते हैं तो आप जब उसके लिए नाम रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आपको वहां पर अपनी मिशन स्टेटमेंट देनी पड़ती है, जिसमें आपने बताना होता है कि आपका एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट में बताना होता है आपको कि आपका बेसिकली बिजनेस है क्या, ये सोसाइटी को सर्व कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है। अब बेटा हम कई मिशन स्टेटमेंट्स देखते हैं, पंजाब पुलिस की मिशन स्टेटमेंट देख रहे हैं, पंजाब पुलिस की तरफ से जब भी कोई अनाउंसमेंट या आ रही होती है, हमारा फर्ज खिदमत आपकी क्या है मिशन स्टेटमेंट। वर्ल्ड बैंक की मिशन स्टेटमेंट देख रहे हैं, अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, हम ऐसी दुनिया क्रिएट करने जा रहे हैं, आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, जिसमें गुर्बत नहीं हो। फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ जी हम जो है तो दुनिया में जो गरीब ममालिक या डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लोन्स वगैरह देते हैं in order to fulfill their needs and in order to make them develop enough for the present world, for the contemporary world. तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस जो सोसाइटी में सर्व कर रही है, जो कस्टमर्स के लिए सर्व कर रही है, वो उसका मिशन कहलाता है। और इस मिशन को ऑर्गेनाइजेशन के अपने मैनुअल में, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में आपने मेंशन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। अब बेटा मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करने का, उसको प्रमोट करने का, जैसे पुलिस की हर गाड़ी में लिखी गई होती है उनकी मिशन स्टेटमेंट, हमारा फर्ज खिदमत आपकी, इसको इतना प्रमोट करने की जरूरत क्यों है, इससे क्या फायदा होता है? क्योंकि बेटा जब पर्पस डिफाइन हो जाए किसी चीज का तो सारी प्लानिंग वगैरह उसकी बेस पे करना आसान हो जाता है। एक पर्पस बार 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 एम्प्लॉयज के सामने दोहराया जाएगा तो उनके माइंड में बैठ जाएगा कि दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, दिस इज व्हाट वी नीड टू अचीव। एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है जिस पे तमाम एम्प्लॉयज आपस में एग्री कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर एंड वी हैव टू क्रिएट अ हार्मनी टू अचीव दिस पर्पस। तो जिस तरह जनरली किसी भी पर्पस के डिफाइन होने के हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, वही बेटा मिशन स्टेटमेंट के बेनिफिट्स भी हमें हो सकते हैं। अब गोल्स क्या है? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको एफसी में बताया था बेटा कि गोल्स एक ब्रॉडर कैटेगरी है, ऑब्जेक्टिव एक थोड़ी सी स्पेसिफिक कैटेगरी है।
अगर हम इसको टेक्निकल बेसिस पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें है तो दोनों ऐसी चीजें जिनको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, गोल्स की अचीवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट। फर्क थोड़ा सा आ जाता है। गोल्स थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा स्पेसिफिक है। थोड़ा स्पेसिफिक गोल्स को कहा जाता है बेटा कि ये नैरेटिव फॉर्म में होते हैं, नैरेटिव फॉर्म, मेजरेबल नहीं होते। जबकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल, मेजरेबल। गोल्स के लिए जनरली हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं होती गोल्स की। ऑब्जेक्टिव्स को क्योंकि हमने मेजर करना है, इनकी हमारे पास एक डेडलाइन, टाइम बाउंड। जी हम दुनिया की जो है तो बेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना चाहते हैं। हमने दुनिया की बेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनना है। ना मैंने डेडलाइन दी है, ना मैंने बताया कि कैसे बनना है। जस्ट एक नैरेटिव फॉर्म में जस्ट एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटस को हम अचीव कभी भी करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स गोल से ही डिराइव होते हैं। इसी को अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं, डेडलाइन दे दूं, बेस्ट मोबाइल फोन कंपनी मैं कैसे बनूंगा? अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने माइंड में क्या ये क्राइटेरिया रखा है कि सबसे ज्यादा सेलिंग मोबाइल फोन्स मेरे होंगे, या मैंने ज़हन में ये क्राइटेरिया रखा है कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मैंने यूज करनी है, या मैंने ज़हन में ये क्राइटेरिया रखा है कि सबसे ज्यादा अच्छे कस्टमर रिव्यूज मेरे पास होंगे। तो मैं अगर ये लिखूं कि in the next 5 years we have to design a phone which is going to be the best reviewed phone in the world। मैंने डेडलाइन भी लगा दी 5 years, मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि कैसे सबसे अच्छी कंपनी बनूंगा, बेस्ट रिव्यूड फोन बना। मेजरेबल भी है। कैसे मेजरेबल है? फोन्स के रिव्यूज क्या आ रहे हैं, मैं बाकी फोन्स बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके इसको रिव्यू कर सकता हूं कि हाँ जी मैं ये अचीव करना चाहता था, मैं यहां खड़ा हूं, मैं ये करूंगा। तो गोल्स थोड़े जनरल हैं, मेजरेबल नहीं होते, डेडलाइन नहीं होती। ऑब्जेक्टिव उससे थोड़े स्पेसिफिक, थोड़े स्पेसिफिक। अब बेटा ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक, क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट काम करना है, उसके लिए काम करना है, उसको मेजर करना है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स का रियलिस्टिक होना चाहिए। ये तो हम पिछली थ्योरी में भी कह रहे हैं। अब बेटा हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरे का नाम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इनमें देखा जाए तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से जनरल होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेटेजिक।
इनका कंपैरिजन अगर करें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी बुक में जो उसने एग्जाम्पल क्या अगले 10 साल में अपनी कंपनी की शेयर प्राइस डबल तक पहुंचानी, मेजरेबल भी है, डेडलाइन भी बता दी, स्पेसिफिक भी कर दिया, रियलिस्टिक भी। अब ये क्या है? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। इसको अचीव करने के लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव वी सेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हमने पहुंचानी है शेयर प्राइस डबल तक। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केट को लीड करना पड़ेगा, मार्केट में अच्छी पोजीशन हासिल करनी पड़ेगी। अब मार्केट में अच्छी पोजीशन कैसे हासिल करनी है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज मैं बना सकता हूँ, वो स्ट्रेटजीज जो मैं बनाऊंगा वो मेरे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। अगर मैंने 10 साल में कहा है कि मैंने प्राइस अपनी शेयर की डबल करनी है, तो मैं जी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देता हूं कि हर साल अपनी प्रॉफिट रेशियो 25% बढ़ानी है। इसकी अचीवमेंट के लिए जब मेरे बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक स्पेसिफिक इसकी अचीवमेंट के लिए स्पेसिफिक सीडी एक बना रहा हूँ। हाँ जी, एक स्टेप ये लेना है, अपनी प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजिकली लेटेस्ट रखना है हर साल एज कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स। एक और सीडी बना दी, ये सीडी बन रही है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की, लैडर बन रही है इन ऑर्डर टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। 2 स्टेप हमने रख लिए। और क्या जी? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इसकी रीच बढ़ानी है, अपनी मार्केट टारगेट मार्केट बढ़ानी है। कैसे जी? अगले 5 साल में या हर 2 साल के बाद एक नए रीजन में अपनी फ्रेंचाइजिंग करनी है। और सीडी बन गई। हर ऑब्जेक्टिव को होता है, देखिए मैं स्पेसिफिक और टाइम बाउंड कर रहा हूं। अब ये क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, वो स्टेप्स हैं जिनको स्टेप करके हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो फिर क्या हमारे गोल्स अचीव हो रहे होते हैं। कैसे आजादी चली जा रही है? मिशन से हम गोल सेट किए कि हमारा मिशन है ये करना, उसके लिए क्या हम ये गोल सेट करते हैं, उस गोल्स को थोड़ा स्पेसिफाई करके हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को टाइम बाउंड करते हैं, डेडलाइन देते हैं, मेजरेबल रखते हैं, रियलिस्टिक रखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव्स में एक बड़ा लेवल आ गया, और स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, जो कि हमारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए बनाए जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए अटेंडेंस लेते हैं।